नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का 18वां प्रश्न। इससे पहले हमने इस प्रश्नावली के 17 प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ लिया था। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है। आज हम इस प्रश्नावली के इस 18वें प्रश्न को बिल्कुल सरल तरीके से समझने वाले हैं। तो देखिएगा, 18वें प्रश्न में आपको कहा जा रहा है केंद्र 1 से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आपको इस आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखिएगा साथियों, प्रश्न तो आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, साथ में आपको एक आकृति भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये प्रश्न कठिन नहीं है, प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा क्या है, सरल है। तो चलेगा, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि आखिरकार प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। जब से आपने प्रश्न को समझना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन से आपके गणित क्या हो जाएगी, बहुत ही सरल हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आकृति में जितने भी अर्धवृत्त बन रहे हैं उन सभी अर्धवृत्तों की आपको यहाँ पे त्रिज्याएं दे रखी है। क्या दे रखा है, सभी अर्धवृत्तों की आपको त्रिज्याएं दे रखी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल हल। अब यहाँ पे प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, सभी अर्धवृत्तों की आपको त्रिज्याएं दे रखी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है आपको, यहाँ पे पहला जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, जैसे हम R1 लिखेंगे, R1 का मान आपको 0.5 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद में जो आपके दूसरा अर्धवृत्त बन रहा है इसकी आपको त्रिज्या दे रखी है, इसकी त्रिज्या कितनी है आपके, यहाँ पे R2 बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में ये आपके तीसरा अर्धवृत्त बन रहा है, इसकी आपको त्रिज्या दे रखी है, यहाँ पे उसको हम R3 से लिखेंगे, R3 का मान आपको 1.5 सेंटीमीटर दी गई है। उसके बाद में जो आपके ये चौथा अर्धवृत्त बन रहा है इसकी भी आपको त्रिज्या दे रखी है, उसका मान कितना है आपके, यहाँ पे लिखेंगे R4 बराबर आपको 2 सेंटीमीटर दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको सभी अर्धवृत्तों की आपको त्रिज्याएं दे रखी है। तो यहाँ पे हम इस सर्पिल की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो ध्यान से देखोगे साथियों, यहाँ पे जो आपके पहला अर्धवृत्त बन रहा है, यहाँ से लगा के यहाँ तक, इस अर्धवृत्त की आपके लंबाई कितनी होती है ये आपको पता करना है। यदि ये आपको पता चल गया ना, उसके बाद में इस प्रश्न में है ही कुछ नहीं। सच्ची में आप देख सकते हो, यदि आपको यहाँ तक, यहाँ से लगा के यहाँ तक की आपको लंबाई ज्ञात करना पता चल जाए तो उसके बाद में इस प्रश्न में कुछ नहीं। कैसे चलेगा मैं आपको बता दूं, यहां से लगा के ये आपके जो लाइन खींची है, इस लाइन को आपके वृत्त में किस नाम से जाना जाता है, क्या आपको पता है? यदि नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी सरल तरीके से समझा देता हूं। जैसे यहां पे मैंने क्या खींचा है, एक वृत्त खींचा है, इस वृत्त के चारों तरफ की जो बाउंड्री है इसे किस नाम से जाना जाता है, पता है क्या आपको? ये तो पता होना चाहिए, पता है आपको? नीचे कमेंट्स करके बताना, देखते हैं कितने होशियार हो आप। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बता दूंगा। यदि पता हो तो बता दो, नहीं पता है कोई बात नहीं। यहां पे जो आपकी ये अर्धवृत्त की चारों तरफ की बाउंड्री है इसे परिधि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? परिधि के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से यदि मैं ये क्या बना देता हूं, आयत बना देता हूं, तो यहाँ पे आयत के चारों तरफ की जो आपके परिधि है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे आपके आयत में किस नाम से जाना जाता है? परिमाप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? परिमाप के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो आपके वृत्त में चारों तरफ की बाउंड्री है उसे परिधि के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे जो आपके वृत्त की परिधि होती है उसका सूत्र क्या होता है, पता है क्या? नीचे कमेंट्स करके बताओ, है पता? है तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी आपको बता रहा हूं। पहले यदि आपको पता है तो बता दो, पता है? बहुत अच्छी बात है। जो आपके वृत्त की परिधि होगी उसे हम कहते हैं 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? 2πr है। लेकिन यहां पे हमारे वृत्त नहीं दे रखा है, हमें आधा वृत्त दे रखा है, यानी अर्धवृत्त दिया गया है। तो यहाँ पे अर्धवृत्त ये आपके यहां से लगा के यहां तक ये आपके अर्धवृत्त बनेगा। अब इस अर्धवृत्त की आपके परिधि कितनी होगी तो कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता भी तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पूरे वृत्त की परिधि है। अब इसको आधा करेंगे तो आधा वृत्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आधा करने के लिए इसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये आपके यहाँ से अर्धवृत्त की परिधि प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा 2 और 2 आपके कैंसिल हो जाएगा, शेष आपके कितना प्राप्त हुआ है? πr प्राप्त हुआ है। ये आपके πr क्या है? अर्धवृत्त की आपकी त्रिज्या है, यानी यहां से लगा के यहां तक की लंबाई कितनी है ये आपके इस सूत्र में मान रखोगे
तो आपको यहाँ से लगा कि यहाँ तक की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपके एक अर्धवृत्त बन रहा है, तो यहाँ से लगा कि यहाँ तक इसकी भी लंबाई ज्ञात करेंगे। इन सभी में आपके पाई तो क्या है, कॉमन है, लेकिन यहाँ पे जो आर है, आर का मतलब आपके रेडियस होता है, रेडियस का मतलब आपको त्रिज्या है। सभी अर्धवृत्तों की त्रिज्या कितनी है ये तो आपको प्रश्न में दे रखा है। यहाँ पे यदि पहले अर्धवृत्त की जो ये परिधि ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे आर का मान कितना हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। यदि हम दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे आपको दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे जिससे आपको दूसरे अर्धवृत्त की परिधि प्राप्त हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो चलेगा, सबसे पहले आप मुझे बताइए, यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि आपको पता है अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, पाई आर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर। उसके बाद में देखिएगा जो आपके पहला अर्धवृत्त है इसे आपके प्रश्न में किस नाम से जाना जाता है, L1 के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे L1 अर्धवृत्त की परिधि। अब इसकी परिधि क्या हो जाएगी, चलेगा आप मुझे बताइए क्या हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, रेडियस, इसकी त्रिज्या क्या है पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या आपको 0.5 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद में इसको गुणा किससे करना है, पाई से करना है। यहाँ पे ये सूत्र दे रखा है, यहाँ पे इसको गुणा कर दिया पाई से, तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएगी, पहले अर्धवृत्त की परिधि, तो यहाँ पे आपके आ जाएगी 0.5 पाई हो जाएगा। ये आपके पहले अर्धवृत्त की आपको परिधि प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको दूसरा अर्धवृत्त है उसे आपके किस नाम से जाना जाता है, L2 के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे L2 अर्धवृत्त की परिधि। अब इसकी परिधि क्या हो जाएगी, तो दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी प्रश्न में आपको दे रखी है, तो यहाँ पे आपको R2 का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो यहाँ पे आपके 1 हो जाएगा, गुणा में आपके पाई हो जाएगा, तो दूसरे अर्धवृत्त की परिधि आपकी कितनी हो जाएगी, 1 पाई हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे जो तीसरा अर्धवृत्त है उसे L3 नाम दिया गया, तीसरे अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है, त्रिज्या आपको 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पे भी आपको R3 का मान 1.5 दे रखा है। उसके बाद में गुणा आपको किससे करना है, पाई से करना है, तो ये आपके 1.5 पाई हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके चौथा अर्धवृत्त है उसको L4 के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे L4। अब इसकी परिधि क्या हो जाएगी, नीचे कमेंट्स करके बताना इसकी परिधि बता दो। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको जो आपके चौथा अर्धवृत्त है इसकी आपको जो रेडियस दे रखी है वो आपके 2 है, 2 का गुणा पाई से करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 पाई प्राप्त हो जाएगा। ये आपके चौथे अर्धवृत्त की परिधि है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आपने परिधि ज्ञात करी है इन परिधियों को क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें सभी में आपके अंतर समान है। जब अंतर समान होता है तो यहाँ से आपके एक एपी बन जाएगी, उसके बाद में आपको एपी के माध्यम से ए और डी और एन का मान भी प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद में साथियों आपको क्या करना है, इन सभी अर्धवृत्त की जो परिधियां हैं इनको आपको जोड़ना है, यानी आपको यहाँ पे एस एन का सूत्र लगाना है। सूत्र लगाने के बाद में आपको इस सर्पिल की कुल लंबाई आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो चलेगा, सबसे पहले यहाँ पे जो आपके A1 है इसका मान क्या है, 0.5 पाई है। उसके बाद में दूसरे अर्धवृत्त की परिधि कितनी है, 1 पाई है, तो यहाँ पे 1 पाई लिखेंगे। उसके बाद में तीसरे अर्धवृत्त की पाई 1.5 पाई है, और उसके बाद में चौथे अर्धवृत्त की परिधि ये आपके 2 पाई हो जाएगा। इस प्रकार से ये आगे बढ़ती जाएगी। कितने तक आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पे आपके टोटल कितने अर्धवृत्त है, टोटल आपके 13 अर्धवृत्त है, ये आपको प्रश्न में दे रखा है। तो ये के 13 अर्धवृत्तों तक आगे बढ़ती जाएगी। आई बात आपको समझ में। अब देखिएगा साथियों, ये तो आपके क्या बन गई है, अब एक एपी बन गई है। अब एपी बनी है तो आपको ए का मान पता होना चाहिए, डी का मान पता होना चाहिए, एन का मान पता होना चाहिए। चलेगा, पता करते हैं। सबसे पहले आप मुझे यहाँ पे प्रथम पद बताइए। प्रथम पद जैसे हम ए से डिनोट करेंगे, ए का मान क्या है, 0.5 पाई है। उसके बाद में आप मुझे डी का मान बताइए, डी का मान क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर, यहाँ पे 2 पदों का एक समूह लीजिएगा, तो यहाँ पे इन 2 पदों के समूह लेते हैं। 1 पाई माइनस करना है आपको, 0.5 पाई को माइनस करना है। चलेगा, माइनस करते हैं। 1 पाई में से यहाँ पे आधा पाई चला जाएगा तो शेष आपके आधा पाई ही बचेगा। तो यहाँ पे आपके 0.5 पाई आपके क्या बचेगा, यहाँ पे आपके डी का मान प्राप्त हो जाएगा सिंपल तरीके से। उसके बाद में और आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, और आपको प्रश्न में एन का मान भी दे रखा है। कितने टोटल अर्धवृत्त है, 13 अर्धवृत्त है। इसका मतलब यहाँ पे आपके जो एन का मान है वो आपके कितना है, 13 है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको इन 13 अर्धवृत्तों को आपको क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, यानी टोटल लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपको मान किसका निकालना है, S13 का आपको मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको SN का सूत्र यूज करना होगा। SN का सूत्र क्या होता है, मेरे साथ बोलिएगा,
Sn का सूत्र होता है Sn बराबर n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 गुणा में d कोष्टक बंद। अब यहाँ पे जो आपने मान लिखे उन मानों को यहाँ पे इस समीकरण में रखेंगे, जिससे आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे जो आपके सर्पिल बन रहे उन सर्पिलों की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हम आगे सोल्व करेंगे। जो यहाँ पे मैंने लिखा था समझाने के लिए उसको डिलीट करता हूँ। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था तो ये मैंने डिलीट कर दिया। ये भी आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए ही लिखा था तो इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। ये प्रश्न में आपके दे रखा था तो इसको भी मैं आप डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। चलेगा, एक बार रहने देते हैं और उसके बाद में आगे हम इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं। अब देखिएगा n का मान कितना है, n का मान अभी हमने निकाला है 13 है, तो यहाँ पे लिखेंगे S13 बराबर, उसके बाद में देखिएगा आगे आपको क्या दे रखा है n/2, तो ये आपके 13/2 हो जाएगा कोष्टक। उसके बाद में 2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, गुणा में a है, a का मान अभी हमने निकाला 0.5 पाई है, तो यहाँ पे 0.5 पाई। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में आगे सूत्र में क्या है आपके प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। कोष्टक में n-1, n का मान 13 है, तो यहाँ पे 13 - 1 हो जाएगा। गुणा में आपके d है, d का मान 0.5 पाई आपको प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक बंद। चलेगा, इसको सिंपल तरीके से आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा S13 बराबर, यहाँ पे 13/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का गुणा करना है आधे से, 2 का गुणा आधे से करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 का गुणा 5 से 10 हो जाएगा। 10 के बाद में एक स्थान बाद आपके क्या है, ये आपके 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक स्थान बाद दशमलव लगेंगे। दशमलव के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं रहता है, तो यहाँ पे आपके 1 हो गया। 1 का गुणा पाई से करेंगे तो ये आपके 1 पाई हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाया। अब यहाँ पे देखिएगा 13 में से कटेंगे, शेष आपके 12 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पे गुणा में क्या है 0.5, यहाँ पे लिखेंगे 0.5। उसके बाद में देखिएगा 12 का गुणा 5 से करेंगे तो आपके 12 आपके 60 हो जाएगा, लेकिन एक स्थान बाद दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव लगेंगे। दशमलव के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ से आपको गुणा करने पर कितना प्राप्त है 6 प्राप्त है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। और उसके बाद में गुणा में एक पाई भी तो है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये पाई हो जाएगा। चलेगा, अब आगे सोल्व करते हैं। S13 बराबर ये आपके 13/2 हो जाएगा। उसके बाद में इनको आप जोड़ के बताइए कितना होता है, देखते हैं जोड़ आती है या नहीं। कौन कौन बता देगा, 1 पाई और 6 पाई को आपको जोड़ना है, कितना हो जाएगा बता दो, कर दिया कमेंट, बहुत होशियार हो आप। चलेगा, यहाँ पे 1 और ये आपके कितना हो जाएगा 7 पाई हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको प्रश्न में पाई का मान भी तो दे रखा है। अब यहाँ पे आपको लास्ट में पाई का मान रखना है। पहले पाई का मान रखोगे तो आपके बहुत ही लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी और आप वहीं पे फंस जाओगे और प्रश्न को क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। लेकिन आपको टैलेंटेड स्टूडेंट्स की तरह काम करना है, लास्ट में आपको पाई का मान रखना है, ठीक है। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। ये आपके S13 बराबर ये आपके 13/2 हो जाएगा। उसके बाद में गुणा में 7 है और इसके बाद में गुणा में आपके क्या है पाई है। पाई का मान आपको प्रश्न में कितना दिया गया है 22/7 दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7। अब देखिएगा ये 7 और ये 7 आपके कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाग में था, ये गुणा में था। उसके बाद में यहाँ पे 2 भी कट रहे हैं, 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा और 2 का भाग 22 में आपके 11 बार जाएगा। अब यहाँ पे शेष क्या बचा है, शेष आपके बचा है 13 बराबर में आपके 13 गुणा आपके 11 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा 13 का गुणा आपको 11 से करना है। ये सिंपल सा गुणा तो आपको अभी करके मुझे बताना होगा, करो। कॉपी में आपको नहीं लिखना है, सीधा मुझे यहाँ पे कमेंट्स करके बताना है, कॉपी में गुणा करके नहीं पूछना, ठीक है। सीधा करके बताओ, कर दोगे गुणा, सिंपल है। 11 का ही तो गुणा करना है 13 से, किया, जल्दी करो फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा गुणा, चलिए मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे लिखेंगे S13 बराबर 13 का गुणा 1 से, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, 80 का 1 चला जाएगा। 13 का गुणा 1 से 13, 13 और 1 आपके 14 हो जाएगा। यानी जो आपके 13 अर्धवृत्त जो आपके सर्पिल बने हुए थे, इन टोटल सर्पिलों की आपके लंबाई कितनी प्राप्त हुई है 143 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। बहुत ही सरल प्रश्न था, आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया। सबसे पहले आपको प्रश्न में यहाँ पे अर्धवृत्तों की आपको त्रिज्या दे रखी थी, उसके बाद में साथियों आपको अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी। अब यहाँ पे आपको लंबाई पूछी थी, तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो अर्धवृत्त है इसकी ये जो लंबाई होती है, इस लंबाई को परिधि के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे आधा वृत्त है, तो आपको अर्धवृत्त के परिधि का सूत्र पता होना चाहिए, जो आपके सूत्र होता है पाई आर। उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सभी अर्धवृत्तों की त्रिज्याओं का मान रख दिया और सभी अर्धवृत्तों की
परिधियां आपने ज्ञात कर दी और उसके बाद में यहाँ पे आपके एपी बन जाएगी। एपी बनने के बाद में आपने ए डी और एन का मान निकाल दिया और उसके बाद में आपको एस एन का सूत्र लगाना था जिसमें आपको एन का मान 13 प्रश्न में दिया गया था क्योंकि यहाँ पे टोटल 13 अर्धवृत्त थे। उसके बाद में हमने सूत्र में मान रखा, मान रखने के बाद में सीधा सभी अर्धवृत्तों की जो आपके सर्पिल की लंबाई थी वो हमें यहाँ पे प्राप्त होगी। यहीं तक आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 13 अर्धवृत्तों के कितने अर्धवृत्त थे, 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर है ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 19वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस 19वें प्रश्न को समझने वाले हैं। तो देखिएगा 19वें प्रश्न में आपको कहा जा रहा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार से रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति में, जहां पे इस आकृति में आपको दिखाया गया है जो आपके पहली पंक्ति है इसमें आपके कितने लट्ठे हैं, 20 लट्ठे हैं। उससे अगली वाली पंक्ति में यहाँ पे आपके 19 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में आपके 18 लट्ठे हैं। ये आपको प्रश्न में कहा गया है। उसके बाद में कहा जा रहा है ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, यानी आपके कुल लट्ठे की संख्या कितनी है, 200 है। वो आपके 200 लट्ठे रखने के लिए आपको टोटल पंक्तियों की कितनी आवश्यकता होगी, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद में कहा जा रहा है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी आपको यहाँ पे दो संख्याएं ज्ञात करनी है। पहला तो आपको ज्ञात करना है कि यहाँ पे इस प्रकार से 200 लट्ठे रखने के लिए आपको कितनी पंक्तियों की जरूरत पड़ेगी, यानी आपको एक तो एन का मान निकालना है। दूसरा आपको कहा जा रहा है जो यहाँ पे इस प्रकार से लट्ठे रखोगे तो सबसे आखिरी में जो सबसे ऊपर पंक्ति होगी, यानी जो आपके लास्ट वाली पंक्ति होगी, उसमें आपके लट्ठों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। यानी आपको दूसरा किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना है और एक आपको एन का मान निकालना है। आई बात आपको समझ में। सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि आखिरकार प्रश्न में दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। जब से आपने सबसे पहले प्रश्न को समझना शुरू कर दिया ना, उसके बाद में आपके गणित क्या हो जाएगी, दाल का हलवा हो जाएगी, यानी आपके बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी। तो चलेगा सबसे पहले इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले जो आपके नीचे वाली पंक्ति है, इस पंक्ति में आपके लट्ठों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे आपको कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या आपके 20 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20। उससे अगली वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या 19 है, ये आपको प्रश्न में भी दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। इससे ऊपर वाली पंक्ति में प्रश्न में दे रखा है मान, कितना हो जाएगा आपके 18 लट्ठे हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इस प्रकार से आपको क्या करना है, लट्ठों को रखते रखते आपको कितनी पंक्तियां जरूरत पड़ेगी, कितने लट्ठों को रखने के लिए, 200 लट्ठों को रखने के लिए। यानी आपको यहाँ पे एसएन का मान भी दे रखा है कि आपको टोटल 200 लट्ठे रखने, उन 200 लट्ठों को इस प्रकार से रखना है। आई बात आपको समझ में। तो चलेगा, यहां से आपकी क्या बन रही है, एपी बन रही है। इस एपी के माध्यम से ए और डी का मान निकालेंगे और उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, एन का मान निकालेंगे। यानी एन का मतलब है आपको यहाँ पे लट्ठों को रखने के लिए कितनी पंक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एन का मान निकालेंगे और उसके बाद में आखिरी में आपको पूछा गया सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे, वो भी हम सिंपल तरीके से निकाल देंगे। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पहला पद है, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 20, दूसरा पद आपको 19 दिया गया है, तीसरा पद आपको 18 दिया गया है। इस प्रकार से ये पंक्ति आपके आगे बढ़ती जाती है लट्ठों की संख्या। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपकी क्या बन रही है, एपी बन रही है। अब इस एपी में आपको ए और डी का मान निकालना है और उसके बाद में आपको एन का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप मुझे यहाँ पे प्रथम पद बताइए। यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद, जैसे हम ए से डिनोट करेंगे। ए का मान क्या है, नीचे कमेंट्स करके बताओ, बता दो कमेंट करके, ए का मान क्या होगा। बहुत अच्छी बात है, ए का मान आपके हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद में डी का मान बताइए, जल्दी बताओ डी का मान। देखते हैं आप में से कितने होशियार बच्चे हो, बता दो जल्दी, डी का मान क्या होगा। कुछ विद्यार्थियों ने गलत बता दिया, आपने भी गलत बताया, नहीं बताना चाहिए। आपको पता है यहाँ पे संख्या घटते हुए क्रम में, तो आपके जो डी का मान होगा वो माइनस में तो आना है। अब माइनस में कितना आएगा वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दो पदों के समूह लेते हैं, बाद वाले पद में से घटेंगे, तो यहाँ पे 19 माइनस करेंगे 20, यहाँ पे 20 में से 19 घटेंगे, शेष आपके एक बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो आपके डी का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, -1 प्राप्त हो जाएगा।
उसके बाद में n का मान क्या होगा, n का मान अभी मैंने आपको कहा है n का मान तो आपको यहाँ पे निकालना है। उसके बाद में आप मुझे बताइए यहाँ पे आपको n का मान कैसे निकालना है। इसके लिए आपको प्रश्न में किसी और का मान दे रखा, क्या दे रखा है मान, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपको प्रश्न में कहा गया है 200 लट्ठों की ढेरी, यानी आपके टोटल लट्ठों की संख्या आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पे लट्ठों की संख्या आपको 200 दे रखी है, यानी आपको Sn का मान दे रखा है। Sn का मान आपके कितना है, 200 है। अब इस Sn के सूत्र के माध्यम से आपके क्या निकलने वाला है, n निकलने वाला है। आई बात आपको समझ में, तो चलेगा। सबसे पहले आप मुझे Sn का सूत्र बताइए, Sn का सूत्र कौन सा होगा, पहला सूत्र लगाएंगे या फिर दूसरा, नीचे कमेंट्स करके बताना कितने विद्यार्थियों को पता चला है। देखते हैं कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे आपके पहला सूत्र ही लगाएंगे क्योंकि आपको इस प्रश्न में an का मान ही नहीं दे रखा है। तो चलेगा, यहाँ पे Sn का सूत्र लिखते हैं, Sn बराबर n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 गुणा में आपके d हो जाए तो कोष्टक बंद। अब यहाँ पे Sn का सबसे पहले नीचे सूत्र लिखेंगे और उसके बाद में आपको इस बराबर में क्या दे रखा है, 200 दे रखा है। तो यहाँ पे Sn का सूत्र हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 गुणा में d कोष्टक बंद, बराबर में आपको कितना दे रखा, 200, तो यहाँ पे लिखेंगे 200। अब यहाँ पे आपको जो मान दे रखे उसको यहाँ पे रखने हैं। यहाँ पे आप मुझे बताइए n का मान तो आपको निकालना है, तो यहाँ पे आपके n/2, उसके बाद में 2 गुणा में आपके ये है, a का मान प्रश्न में आपको दे रखा है 20 है, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। उसके बाद में प्लस n का मान आपको निकालना है, d का मान प्रश्न में आपको दे रखा है -1 है, कोष्टक बंद, बराबर में आपको 200 दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे 2 क्या है भाग में, उधर जाते गुणा में आ जाएगा, 2 का गुणा 200 है, कितना हो जाएगा नीचे कमेंट्स करके बताना। यहाँ पे आपके शेष बचा है, 2 का गुणा 20 से करेंगे तो ये आपके 40 हो जाएगा। यहाँ पे कोष्टक में आपके n दिया गया है, उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे -1 का इस पूरे कोष्टक से गुणा करना है, चलेगा, सिंपल तरीके से गुणा करते हैं। माइनस का गुणा यहाँ पे n से करेंगे तो ये आपके -n हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -n। उसके बाद में -1 का गुणा -1 से, तो माइनस और माइनस आपके प्लस हो जाएगा, 1 और 1 का गुणा 1 हो जाएगा, कोष्टक को बंद करेंगे, बराबर। अब यहाँ से 2 को पक्ष अंदर किया था, इधर आते गुणा में आया था, तो कितना मान होगा, कितना मान प्राप्त होगा, देखिएगा 2 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके 400 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे 400 लिखेंगे। उसके बाद में n का इस पूरे कोष्टक से आपको गुणा करना है। उससे पहले यदि कोई संख्या कोष्टक में कट रही है या फिर जुड़ रही है या फिर कोई संख्या कॉमन आ रही है तो उसको सबसे पहले आपको लेना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कॉमन तो कोई भी संख्या नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे प्लस का 40 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे संख्या जुड़ रही है, तो सबसे पहले आपको जोड़ देना है। तो ये आपके हो जाएगा 40 और 1 आपके कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, माइनस का आपके n हो जाएगा, उसके बाद बराबर में आपको 400 दिया गया है। अब यहाँ पे n का इस पूरे कोष्टक से गुणा करना है, चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं, देखिएगा n का गुणा 41 से करेंगे तो ये आपके कितना हो जाएगा, 41 n हो जाएगा। उसके बाद में माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, n का गुणा n से करेंगे तो ये आपके n² हो जाएगा। उसके बाद में बराबर में आपको कितना दिया गया है, 400 दिया गया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे, n की जो सबसे बड़ी घात है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद में छोटी, उसके बाद में छोटी, चलेगा। यहाँ पे माइनस का n² है, ये सबसे बड़ी घात है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे माइनस का n², उसके बाद में प्लस का 41n, उसके बाद में बराबर में आपको 400 दिया गया। इस 400 को भी पक्ष अंदर करके इधर लाएंगे तो ये आपके क्या हो जाएगा, इधर प्लस का था, इधर आते माइनस का 400 हो जाएगा, बराबर में आपके शेष क्या बचा है, 0 बचा है। तो ये आपके क्या हो जाएगा, एक द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण में आगे आपको कभी भी माइनस नहीं रखना है, तो यहाँ पे आपको पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर दो तो ये आपके आगे वाली संख्या प्लस में हो जाएगी। चलेगा, यहाँ पे लिखेंगे पूरे समीकरण को माइनस से गुणा करने पर यहाँ पे नीचे लिख देते हैं क्योंकि आगे थोड़ी वो आपके सारणी बनाई गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस से गुणा करने पर चलेगा, गुणा करते हैं। माइनस का गुणा करेंगे तो आपके माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके प्लस का n² हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस का हो जाएगा, माइनस का आपके 41n हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ये आपके प्लस के 400 हो जाएगा, बराबर में आपको 0 दिया गया है। तो आपको ये यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया है, एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस द्विघात समीकरण को आप किसी भी विधि से सोल्व कर सकते हो, आप गुणनखंड विधि से सोल्व कर सकते हो, आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सोल्व कर सकते हो, आप यहाँ पे द्विघाती सूत्र से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप गुणनखंड विधि से सोल्व करोगे तो जल्दी से आपके उत्तर
प्राप्त हो जाएगा। मैं भी यहाँ पे आपके गुणनखंड विधि से ही सोल्व करने वाला हूँ, उसके बाद में आपको n का मान प्राप्त हो जाएगा। चलेगा, सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अचर पद दे रखा है उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में n स्क्वायर का गुणक कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे किससे भी गुणा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आपको 400 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। चलेगा, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे चिन्ह बनाते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 का भाग देना है 400 में। कितने बार जाएगा, जल्दी से बताओ कितने बार जाएगा। यहाँ पे आपके 200 बार जाएगा, तो यहाँ पे आपके 200 आ जाएगा। उसके बाद में 200 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, 100 बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 100। उसके बाद में 100 में 2 का भाग ये आपके 50 बार जाएगा। 50 में 2 का भाग 25 बार जाएगा। 25 में आपके किसका भाग जाएगा, बता दो जल्दी कमेंट करके, बता दो। 25 में आपके 5 का भाग जाएगा। बहुत सही कहा आपने, 25 में 5 का भाग 5 बार जाएगा। 5 में 5 का भाग 1 बार जाएगा। ये आपको क्या प्राप्त हो गए, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब यहाँ पे आपको 2 ऐसे संख्याओं का समूह बनाना है जिसको जोड़ने या घटाने पर आपको n का गुणांक प्राप्त होना चाहिए। n का गुणांक आपके कितना है, यहाँ पे आपके n का गुणांक 41 है। तो यहाँ पे समूह बनाइए। चलेगा, समूह बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 का अलग समूह लेते हैं और 5 का अलग लेते हैं। 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 2 से 8 हो जाएगा, 8 का गुणा 2 से 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 16। उसके बाद में दोनों के ये ले लेते हैं, 5 का गुणा 5 से, तो ये आपके 25 हो जाएगा। क्या जोड़ने पर आपको 41 प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल आपको जोड़ने पर 41 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये पहले ही चांस में आपके जोड़ा क्या प्राप्त हो गए, सही प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके किसका है, माइनस का 41 है। तो यहाँ पे आपको माइनस का बनाने के लिए दोनों के आगे माइनस का चिन्ह लेंगे, तो यहाँ पे माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह आपके माइनस का आएगा। उसके बाद में यहाँ पे गुणा में n लिखा हुआ है, तो इसको भी आपके n बना देते हैं, यहाँ पे भी n लिख दें। अब यहाँ पे आपके 16n और ये आपके 25n दोनों ही आपके जुड़ जाएंगे, तो आपके कितना हो जाएगा, माइनस का 41n हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में चिन्ह भी आपके माइनस का ही होगा, क्योंकि दोनों के आगे चिन्ह माइनस का है। चलेगा, अब यहाँ पे जो माइनस का 41n है उसकी जगह हम इस संख्या को लिख देंगे। बहुत सारे प्रश्न हमने तीसरी प्रश्नावली और आपके चौथी प्रश्नावली में भी किए थे, तो पता ही है आपको गुणनखंड विधि। चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। ये आपके n स्क्वायर माइनस का 41n है, उसकी जगह हम लिखेंगे 16n, उसके बाद में माइनस का 25n, उसके बाद प्लस के आपको 400 दिया गया, बराबर में आपको 0 दिया गया। अब यहाँ पे 2 पदों का एक समूह बनाएंगे, ये पहला समूह और दूसरा समूह। अब यहाँ पे संख्या क्या कॉमन आ रही है, यहाँ से आपके n कॉमन आ रहा है और कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो यहाँ पे n कॉमन आ गया। n स्क्वायर में से n कॉमन आ गया, शेष आपके n बचा, माइनस n का भाग इसमें n में, तो यहाँ पे पूरा चला जाएगा, n और कट जाएगा, शेष आपके 16 बचा है, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। उसके बाद में देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके माइनस है और इसके बाद में माइनस है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से माइनस अपनी तरफ से कॉमन ले लेना है। उसके बाद में शेष आपके क्या बचेगा, क्यों माइनस हमने कॉमन लिया ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, इस कोष्टक के बराबर आपके जो ये कोष्टक है ना, ये प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा अपने तौर से माइनस कॉमन ले लिया है। उसके बाद में यहाँ पे 25 है, क्या 25 का भाग आपके 400 में जाता है, बिल्कुल जाता है, तो यहाँ पे आपके 25 भी कॉमन आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे माइनस था, माइनस और माइनस आपके प्लस हो जाएगा, 25 का 25 कट जाएगा, शेष आपके क्या बचा है, n बचा है। उसके बाद में यहाँ पे माइनस है, इधर प्लस है, तो ये आपके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 25 का भाग देना आपको 400 में, कितना आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, कर दो कमेंट, जल्दी से बताइए। एक बार क्या हुआ कि मुझे एक बात याद आ गई, मैं आपको बता दूं। देखिएगा साथियों, एक नई स्कूल में मैं पढ़ाने गया था, वहाँ पे पढ़ा रहा था पहले ही दिन। तो वहाँ पे मैंने पूछा कि आप में से कितने विद्यार्थियों को 20 तक टेबल यानी पहाड़ याद है। तो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने कहा कि सर मुझे 100 तक पहाड़ याद है। मेरा दिमाग चकरा गया और उसने कहा थोड़ी देर में, क्या सर मैं 100 का पहाड़ा सुनाऊं? तब मुझे लगा कुछ दाल में ज़रूर काला है। मैंने कहा सुना बेटा 100 का पहाड़ा, तो उसने फटाक से 100 का पहाड़ा सुना दिया। क्या आपको भी 100 का पहाड़ा याद है? तो उसने भी मुझे क्या कर दिया, जल्दी से 100 का पहाड़ा सुनाया और फटाक से बैठ गया। तो मुझे थोड़ा और डाउट हुआ कि इसको 100 तक पहाड़े तो नहीं याद है। मेरे खुद को भी अभी तक 35 तक ही पहाड़ याद है, जिससे मैं गणित के सभी प्रश्नों को सोल्व कर लेता हूँ। लेकिन वो विद्यार्थी दावा कर रहा है कि मुझे 100 तक पहाड़ा याद है। क्या आप मुझे बताइए, उसको 100 तक पहाड़े याद थे? बिल्कुल नहीं थे। उसको सिर्फ आपके पहाड़े कितने तक याद थे, 15 तक थे, और उसको 100 का पहाड़ा याद था। इसी प्रकार से आपको 1000 का पहाड़ा भी याद है या फिर नहीं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। क्या याद है आपको 1000 का पहाड़ा? बता सकते हो ना? तो आप ऐसा थोड़े कह सकते हो मुझे 1000 तक पहाड़े याद है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे साथ क्या हो गया, पहले दिन मजाक हो गया था स्कूल में। चलेगा, अब इस प्रश्न को आगे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा
25 का भाग 400 में कितने बार जाएगा? 25 8 है आपके 200 होता है, और 200 और 200 आपके 400, यानी आपके 8 और 8 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने बार भाग जाएगा? 16 बार जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपके ये दोनों कोष्टक हमेशा बराबर होने चाहिए, तभी आप क्या करोगे? प्रश्न को सही डायरेक्शन में सोल्व कर रहे हो, यहाँ से आपको पता भी चल जाएगा। अब जो संख्या कोष्टक के बाहर है उसको हम इधर लिखेंगे, कोष्टक के अंदर n माइनस आपके 25 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या है? n माइनस 16 है। इन दोनों कोष्टकों में से एक कोष्टक को हमने नीचे उतार दिया, बराबर में आपके 0 है। अब देखिएगा इन दोनों कोष्टकों को 0 के बराबर करना चलेगा, सिंपल तरीके से करते हैं। n माइनस 25 बराबर में 0, या आपके n माइनस 16 बराबर आपके 0 हो जाएगा। यहाँ पे n बराबर माइनस का 25 है, उधर जाते प्लस का 25 हो जाएगा। n का मान पहला यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद दूसरा n का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। n बराबर यहाँ पे माइनस का 16 है, पक्षांतर करते समय प्लस का आपके 16 हो जाएगा। ये आपको n का मान दूसरा प्राप्त हो गया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके इस प्रश्न में पंक्तियों की संख्या या तो आपके 25 है या फिर आपके 16 है। आई बात आपको समझ में? या तो दोनों हो सकती है या फिर दोनों में कोई एक होगी। यदि दोनों में कोई एक है तो उसके लिए आपको प्रश्न में और कंडीशन दे रखी है। यहाँ पे आपको कहा है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे है। तो यहाँ पे जो आपके लास्ट वाला पद है an का मान निकालने के लिए यहाँ पे आपको n की मान की जरूरत पड़ेगी। जब आप उसमें n का मान रखोगे तब यदि आपको सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या यदि प्लस में प्राप्त हो जाती है तो उसका मतलब यदि पहला n का मान रखते हो और लट्ठों की संख्या प्लस में प्राप्त हो जाती है तो ये आपके n का मान सही है, और दूसरी बार n का मान रखते हो वहां पे भी आपको लट्ठों की संख्या यदि प्लस में प्राप्त हो जाती है तो वो भी आपके n का मान सही है। दोनों n का मान आपको चेक करके वहां पे रखना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे दोनों n के मान सही है या फिर नहीं। आई बात आपको समझ में? चलेगा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो आपके सही है। अब आपको पता करना है कि ये दोनों ही पंक्तियों का मान सही है या फिर इनमें से कोई एक पंक्तियों की संख्या है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पंक्तियों की संख्या, आपको एक लाइन लिखनी है। यहाँ पंक्तियों की संख्या 25 या 16 है। अब यहाँ पे कौन सी पंक्तियों की संख्या है? चलेगा, इसको लिए ज्ञात करेंगे। इसके लिए आपको क्या ज्ञात करना होगा? प्रश्न में आपको कहा गया है सबसे ऊपरी पंक्ति का, यानी आपको यहाँ पे किसका मान निकालना है? an का मान निकालना है। तो सबसे पहले an का सूत्र क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा an का सूत्र? an का सबके सूत्र हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 गुणा में आपके d हो जाएगा। यहाँ पे n का मान कितना लेते हैं? पहले हम n का मान 25 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे बराबर। उसके बाद में a का मान अभी हमने निकाला था 20 है, तो यहाँ पे 20, उसके बाद प्लस n का मान 25 माइनस 1 हो जाएगा, गुणा में आपके d है। d का मान यहाँ पे आपको प्राप्त हुआ है माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस का 1 लिखा। चलेगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और उसके बाद में इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा ये भी डिलीट हो गया। अब देखिएगा ये तो आपको किताब में इस प्रकार का चित्र दे रखा है, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ? डिलीट करता हूँ, और उसके बाद में इसको आगे हम बिल्कुल सरल तरीके से सोल्व करने वाले हैं। चलेगा, सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपके A25 लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे A25 बराबर, यहाँ पे आपको 20 दिए गए, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। उसके बाद में प्लस, उसके बाद में 25 में से कटेंगे, शेष आपके कितना बचेगा? 24 बचेगा। उसके बाद में गुणा में इसके क्या है? माइनस का 1 है। चलेगा, गुणा करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। उसके बाद में 24 का गुणा 1 से करेंगे, 24 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका? माइनस का, तो ये आपके माइनस का 24 हो जाएगा। यहाँ पे 24 में से 20 कटेंगे, शेष आपके 4 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस की है, तो ये आपको A25 का मान कितना प्राप्त हुआ है? माइनस का 4 प्राप्त हुआ है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे जो हमने लट्ठे रखे थे, लट्ठों की संख्या में लास्ट वाली पंक्ति में क्या माइनस के 4 लट्ठे होंगे? क्या कभी लट्ठे माइनस के होते? बिल्कुल नहीं होते। इसलिए जो आपके n का मान यानी पंक्तियों का मान जो आपके 25 प्राप्त हुए वो आपको मान नहीं लेना है। तो यहाँ से सिद्ध हो जाता है यहाँ पे जो आपके n का मान दूसरा 16 है, ये आपके पंक्तियों की संख्या क्या है? बिल्कुल सही है। चलेगा, इसको भी निकाल के हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको A16 का मान निकालना है। A16 का सूत्र क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। A16 का आपके सूत्र हो जाएगा a प्लस आपके 15d होता है, तो यहाँ पे a प्लस 15d लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा a का मान क्या है? a का मान अभी हमने प्रश्न में निकाला था पहले 20 है, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। उसके बाद प्लस यहाँ पे आपके 15 गुणा में आपके d है। d का मान अभी हमने निकाला था, d का मान क्या है? माइनस का 1 है, तो यहाँ पे गुणा में माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 1, ये आपके 20 हो जाएगा। 15 का गुणा 1 से करेंगे 15 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का है,
तो ये आपके माइनस का आपके 15 हो जाएगा, 20 में से 15 घटेंगे, शेष आपके 5 बचेगा। तो यहाँ पे आपके जो अंतिम पंक्ति है उस अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या आपके कितनी है, 5 है। ये आपके धनात्मक संख्या है। इससे आपके सिद्ध हो जाता है यहाँ पे जो आपके 200 लट्ठे हैं, इन 200 लट्ठों को रखने के लिए आपको कितनी पंक्तियों की जरूरत पड़ेगी, 16 पंक्तियों की जरूरत पड़ेगी। और आपके जो अंतिम पंक्ति होगी उस अंतिम पंक्ति में आपके कितने लट्ठ होंगे, 5 लट्ठ होंगे। आई बात आपको समझ में? यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। अब यहाँ पे हम लाइन लिखेंगे, अतः पंक्तियों की संख्या 16 है तथा अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 है। ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न को भी बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। तो ये है हमारा अगला 20वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस 20वें प्रश्न को समझने वाले हैं। तो देखिएगा 20वें प्रश्न में आपको कहा जा रहा है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पे आप इस चित्र को भी देख सकते हो। किताब में थोड़ा अच्छा सा चित्र बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे चित्र किसने बनाया? मैंने ही बनाया है। तो यहाँ पे जो प्रतियोगी है उसकी शक्ल आप देख सकते हो, यहाँ पे बाल्टी की भी शक्ल आप देख सकते हो। चलेगा आगे आपके प्रश्न में कहा जा रहा है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी, ये आपको ज्ञात करना है। देखिएगा साथियों, प्रश्न तो आपके बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, आपको भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्रश्न जितना बड़ा है ना उतना ही ये प्रश्न आपके क्या है, सरल है। कैसे सरल है? चलेगा बिल्कुल सरल तरीके से हम समझते हैं। देखिएगा सबसे पहले आपको समझना है कि प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या। जिस दिन आपने सबसे पहले प्रश्न को समझना शुरू कर दिया उस दिन से आपको गणित बहुत ही ज्यादा सरल लगेगी। अब ध्यान से देखिएगा, प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है यहाँ पे क्या है, प्रतियोगी है, प्रतियोगी कह सकते हैं। यहाँ पे एक लड़की है, ये क्या करती है साथियों, यहाँ पे क्या है, इस लाइन पर आपके 10 आलू रखे गए। जहाँ पे मैंने बिंदु बना रखे हैं ना, यहाँ पे आपके क्या है, आलू है। जो आपके यहाँ पे आपकी एक बाल्टी है, इस बाल्टी से पहला जो आलू है वो आपके कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद में जो आपके दूसरा आलू है, ये आपके यहाँ पे दूसरा आलू है, यहाँ पे कितनी दूरी हो जाएगी, तो यहाँ पे 5 मीटर तो ये हो गया, 3 मीटर ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल, 8 मीटर हो जाएगा। उसके बाद में ये 3-3 मीटर की स्थान पर आपके क्या है, आलू रखेंगे। आई बात आपको समझ में? अब यहाँ पे क्या करती है लड़की, यहाँ पे सभी आलू क्या करती है, पहले लड़की यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे जाएगी, इस आलू को उठाएगी, वापस आएगी वहां से दौड़ती हुई और इस बाल्टी में डालेगी। तो यहाँ पे इसको टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से लगा कि 5 मीटर, ये आपके पहले 5 मीटर आलू तक पहुंची, उसके बाद में आलू को उठाया, वापस दौड़ती हुई बाल्टी तक आई, 5 मीटर और तय करी, तो यहाँ पे टोटल दूरी कितनी हुई, 10 मीटर हुई ना। उसी प्रकार से यदि दूसरा आलू लाएगी तो इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से जाएगी पहले 5 मीटर तक, फिर आपके 3 मीटर और चलेगी, टोटल 8 मीटर चलेगी, तब ये दूसरे आलू तक पहुंचेगी। उसके बाद में दूसरे आलू को उठाएगी, वापस दौड़ती हुई बाल्टी में डालेगी, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, पहले जाते समय 8 मीटर, वापस आते समय 8 मीटर, टोटल दूरी 16 मीटर हो जाएगी। यानी प्रत्येक बार इसको डबल दूरी तय करनी पड़ रही है और प्रत्येक आलू 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। बहुत ही सरल है। चलेगा इस प्रश्न को सबसे पहले सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखिएगा, पहले आलू को उठाकर लाने में कितनी दूरी तय की गई, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, इसको दोगुनी दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए हमने गुणा में 2 पहले से लिख दिया, क्योंकि एक बार जाएगी एक बार वापस आएगी। अब यहाँ पे आप बताइए, पहले आलू को लाने में कितनी दूरी तय करेगी, तो यहाँ से खड़ी है, यहाँ पे बाल्टी के बाद में यहाँ पे जाएगी 5 मीटर पर पहला आलू रखा गया है, तो यहाँ पे गुणा में 5 करेंगे, तो पहले आलू को वापस बाल्टी तक लाने में कितनी दूरी तय करेगी, यहाँ पे 5 गुणा 10 मीटर आपकी दूरी तय करेगी। उसके बाद में देखिएगा दूसरे आलू को उठाकर लाने में तय की गई दूरी, तो यहाँ पे अब आपके 2 बार, एक बार जाएगी और वापस आएगी, तो यहाँ पे 2 गुना तो होने वाला है। देखिएगा अब दूसरे आलू को लाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, तो यहाँ से
5 मीटर ये हो गया, 3 मीटर ये हुआ। दूसरे आलू तक पहुंचने में इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 8 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो उसके बाद में वापस आएगी तो 2 गुना हो जाएगा, 8 का गुना 2 से करेंगे तो ये आपके 16 मीटर हो जाएगा। दूसरे आलू को लाएगी और वापस बाल्टी में डालेगी तब। अब देखिएगा इसी प्रकार से तीसरे आलू को उठाकर लाने में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 2 बार, एक बार जाएगी वापस आएगी, इसलिए हमने 2 लिख दिया। उसके बाद में गुणा में 2। अब यहाँ पे तीसरे आलू को लाने में कितनी दूरी, यानी आपके यहाँ से लगाकर तीसरे आलू तक पहुंचने में इसको कितनी दूरी लगेगी? नीचे कमेंट्स करके बताओ, बता दो कमेंट्स करके। यहाँ से वो बाल्टी से जाएगी और तीसरे आलू तक पहुंचेगी, तब तक इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? वापस नहीं आ रही है, सिर्फ आपके तीसरे आलू तक पहुंचाना है। जल्दी पहुंचाओ इसको, कितना होगा? बहुत ही सरल है। देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके लड़की खड़ी है। अब यहाँ से पहले आलू तक जाएगी तो कितनी दूरी तय करेगी? 5 मीटर करेगी। उसके बाद में दूसरे आलू तक पहुंचेगी तब 3 मीटर दूर है, तो ये आपके यहाँ तक 8 मीटर हो जाएगा। उसके बाद में तीसरे आलू तक पहुंचेगी तो यहाँ पे आगे भी 3 मीटर है, तो 8 और 3 आपके 11 मीटर हो जाएगा। तब आपके ये तीसरे आलू तक पहुंचेगी और ये वापस भी आपके 11 मीटर आएगी, तो 11 और 11 आपके 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधा क्या कर दीजिएगा? 11 को लिख दीजिएगा, क्योंकि एक बार जाएगी वापस आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे 2 पहले से लिख रखा है। तो यहाँ पे 2 का गुणा 11 से करेंगे तो 11 दूना आपके 22 मीटर हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, इस लड़के ने यहाँ से लेकर तीसरे आलू तक गई, तीसरे आलू को उठाया, वापस आई, यानी पहले 11 मीटर चली, फिर वापस 11 मीटर आई, तो यहाँ पे टोटल इसने दूरी कितनी तय की? 22 मीटर तय की। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ से आपके क्या है, इसी प्रकार से वो तीसरे आलू के बाद में चौथे आलू तक जाएगी, 5वें आलू तक जाएगी, 6ठे आलू तक जाएगी, वहां पे उन आलू को उठाएगी, वापस इस बाल्टी में डालेगी। तो इसी प्रकार से पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। आपको बताना है यहाँ पे जितने भी बार प्रोसेस करेगी उसमें इसको टोटल कितनी दूरी तय करनी होगी, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे जो हमने 3 पद निकाले, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रत्येक स्थान पर 3-3 मीटर की दूरी है। तो यहाँ से पता चला है एक बार जाएगी वापस आएगी, 3 मीटर पहले 3 मीटर बाद में, तो ये आपके टोटल 6 मीटर हो जाएगी। तो सभी में आपके अंतर कितना है? 6 मीटर का है। तो यहाँ से आपके एक एपी बन जाती है, समांतर श्रेणी बन जाती है। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी क्या बनेगी? तो यहाँ पे लिखेंगे एपी बराबर पहला पद क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। दूसरी बार कितनी दूरी तय करेगी? 16 मीटर करेगी। तीसरी बार कितने करेगी? 22 मीटर करेगी। इसी प्रकार से दूरी तय करती जाएगी और उसके बाद में लास्ट में जो 10वां आलू है उसको भी लेकर बाल्टी में डाल देगी। अब यहाँ पे जब एपी है तो आपको कम से कम 3 मान पता होना चाहिए। पहला ए का मान, दूसरा डी का मान, तीसरा आपको एन का मान। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके प्रथम पद क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद, जैसे हम ए से डिनोट करेंगे। ए का मान आपके क्या है? 10 है। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए डी का मान क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, दोनों पदों का समूह लेते हैं तो ये आपके बाद वाला पद 16 में से 10 घटेंगे तो आपके कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सार्वंतर डी का मान कितना प्राप्त है? 6 प्राप्त है। देखिएगा यहाँ पे 3 मीटर है, 3 मीटर पहले जाएगी फिर वापस 3 मीटर आएगी, तो टोटल दूरी आपकी क्या हो जाएगी? 6 मीटर हो जाएगी। यहाँ पे सभी जगह अंतर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि एक बार जाएगी फिर वापस आएगी। तो यहाँ पे आपको सार्वंतर डी का मान 6 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे आप मुझे एन का मान बताइए, एन का मान क्या होगा? तो आपके प्रश्न में कहा है इस पंक्ति पर टोटल कितने आलू है? कितने आलू है? 10 आलू है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके एन का मान क्या है? एन का मान आपके 10 है। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है? आपको यहाँ पे निकालना है टोटल इसने कितनी दूरी तय की है। इसके लिए आपको क्या निकालना है? S10 का आपको क्या करना है? मान निकालना है। आई बात आपको समझ में? बहुत ही सरल है। Sn का सूत्र लिखिएगा, Sn बराबर n/2 2a + n-1 गुणा में आपके डी, कोष्टक बंद। अब यहाँ पे n का मान क्या है? n का मान प्रश्न में आपको दे रखा है 10 है। चलेगा यहाँ पे रखते हैं तो ये आपके S10 हो जाएगा बराबर ये आपके 10/2, उसके बाद में 2 गुणा में आपके ये है, ए का मान प्रश्न में आपको 10 दे रखा है, उसके बाद में प्लस, उसके बाद n है, n का मान 10 है, 10 - 1 हो जाएगा, गुणा में आपके डी है, डी का मान अभी हमने निकाला 6 है, तो इसको कोष्टक बंद करेंगे। बराबर में आपके 10 में 2 का भाग 5 बार जाएगा। उसके बाद में देखिएगा 2 का गुणा 10 से, तो ये आपके कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस यहाँ पे 10 में से घटाएंगे 9 हो जाएगा। 9 का गुणा आपके इससे करना है, आपको 6 से करना है। 9 छक्के आपके 54 हो जाएगा, तो यहाँ पे 54 लिखेंगे। उसके बाद में इसको हम आगे सोल्व करेंगे। चलेगा आगे सोल्व करते हैं। यहाँ से इसको क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं और उसके बाद में इसको सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके S10 बराबर यहाँ पे आपके 5 बचा है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। कोष्टक में आपके यहाँ पे क्या करना है? आपको 20 को जोड़ना है,
54 में कितना आएगा, नीचे कमेंट्स करके बताओ, जल्दी से करो कमेंट। सिर्फ आपको जोड़ ही तो करनी है, सिंपल सी कर दो, जोड़ कर दी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपके 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4, 5 और 2 आपके 7, यह आपके 74 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 74 का गुणा करना है 5 से, कितना आएगा ये बताओ, तब मानेंगे कि आप बहुत होशियार हो। चलेगा, गुणा करके बताओ, जल्दी करो गुणा, बहुत ही सरल है गुणा। 5 से जब भी आपको गुणा करना होता है ना, इसका आधा कर दो, क्या कर दो, इसका आधा करके उसमें आगे पीछे उसके एक 0 लगा दो, ये आपके 5 से गुणा हो जाएगा, बहुत ही सरल है। चलेगा, मैं आपको बता दूं, इसका आधा कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, तो यहाँ पे 37 लिखेंगे, पीछे आपके 0 लगा दो, ये आपके 5 से गुणा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत ही अच्छे ट्रिक है जो मैंने अभी आपको बताई नहीं है। जैसे जैसे आपको आगे मैं पढ़ाता जाऊंगा उसी प्रकार से मैं आपको इन सभी गुणा करने की भी मेरे पास बहुत सारी अच्छी टेक्निक्स है। बिल्कुल आप फटाक से गुणा करके बता सकते हो, किसी भी संख्या से करो, बस आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। जैसे यहाँ पे आपको 5 का गुणा करना है, तो जब भी आपको 5 का गुणा करना हो, आपको इस संख्या को आधा कर दो, पीछे 0 लगा दो, 5 से गुणा हो गया। कितना सरल है ना सरल। आगे मैं सभी के गुणा आपको बहुत ही सरल तरीके से करके वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सरल तरीके से गुणा बहुत ही कम समय में किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपके इस प्रतियोगी को टोटल आलू यहाँ पे बाल्टी में डालने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको 370 मीटर की दूरी इसको तय करनी पड़ेगी। आई बात आपको समझ में, तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, अतः प्रतियोगी को कुल 370 मीटर की दूरी तय करनी होगी ANS। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, देखिएगा साथियों, इस प्रश्न के साथ में आपके प्रश्नावली 5.3 आज आपके क्या होती है, कंप्लीट होती है। देखिएगा साथियों, आपको प्रश्नावली 1 से लगाकर अभी तक मैंने 5 प्रश्नावली पढ़ाई है। 5वीं प्रश्नावली तक आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो, सीधा आप मेरे से पूछ सकते हो। आप सभी के पास मेरे नंबर भी होंगे, तो वहां पे आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो, मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझा दूंगा। और साथियों एक बात बता दूं, देखिएगा साथियों, आपके जो अगली 5.4 प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली 5.4 के ऊपर आपके क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब है कि यह प्रश्नावली आपके परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, यानी आपके प्रश्नावली 5.4 से आपके कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आपको फालतू में प्रश्नावली 5.4 पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई बात आपको समझ में, आपको सिर्फ कितने तक पढ़ना है, प्रश्नावली 5.3 तक ही आपको अच्छे तरीके से इस प्रश्नावली को तैयार करना है, और बोर्ड के एग्जाम में आपको पूरे में से पूरे नंबर इसमें से लाने। कितने, सिर्फ हमने 3 सूत्र ही यूज किए थे, 3 सूत्रों में आपके प्रश्नावली 5.3 तक आपके पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और कोई आपको चौथा सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था, सिर्फ आपको 3 सूत्र इसमें यूज करने हैं। तो उम्मीद करता हूं ये पूरी प्रश्नावली आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और मेरे द्वारा जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको कैसा लग रहा है, ये आज के इस वीडियो के नीचे आपके कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना है। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं आप जरूर नीचे कमेंट्स करोगे, और इसके बाद में मिलते हैं हम एक नई प्रश्नावली के साथ में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।